नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। क्या कुछ खास है हमारे इस कार्यक्रम में, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की स्थिति पर राज्यों और जिलों के अधिकारियों से की खास बातचीत। चक्रवात ताउते के बाद फंसे हुए लोगों की खोजबीन एवं बचाव अभियान जारी। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए खरीफ रणनीति 2021 तैयार। डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी में 140% की वृद्धि, किसानों के हित के लिए एक ऐतिहासिक फैसला। विश्व मधुमक्खी दिवस के उपलक्ष्य पर कृषि आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा ने मधुमक्खी पालन की चुनौतियों के बारे में बताया। आइए अब समाचार विस्तार से। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों और साथ ही जिलों के अधिकारियों से खास बातचीत की। कोविड-19 महामारी के चलते जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका जायजा लिया, समीक्षा की परिस्थितियों की। आइए क्या कुछ खास बातचीत हुई दिखाते हैं आपको। अधिकारियों ने कोविड-19 पर प्रधानमंत्री को अपने अपने जिलों में जन भागीदारी और जागरूकता के बारे में उठाए गए कदमों और स्थिति की जानकारी दी। अधिकारियों ने रियल टाइम मॉनिटरिंग तथा क्षमता सृजन में टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने सभी से महामारी से लड़ने में संपूर्ण संकल्प सुनिश्चित करने का आग्रह किया। नई चुनौतियों के बीच नई रणनीतियों और नए समाधान की आवश्यकता बताया। प्रधानमंत्री ने टीके की बर्बादी रोकने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर महामारी से हमें निरंतर नवाचार और निपटने के अपने तरीकों में बदलाव की सीख मिली है। गरीब लोगों को निःशुल्क राशन और आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और कालाबाजारी रोकी जानी चाहिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ताउते चक्रवात के बाद फंसे लोगों की खोजबीन एवं बचाव अभियान के लिए सेना के तीनों अंगों और साथ ही साथ भारतीय तटरक्षकों की सराहना की। आइए इस संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ कहा दिखाते हैं आपको। 17 मई को मुंबई से 35 मील दूर डूबी एकोमोडेशन बार्ज P-305 के लापता चालक दल के सदस्यों का पता लगाने के लिए अभियान जारी। पिछले कुछ दिन में मुंबई तट से 4 नौकाओं से 600 से अधिक लोगों को बचाया गया। रक्षा मंत्री, नौसेना प्रमुख एडमिरल, सेना अध्यक्ष जनरल, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल और भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के साथ लगातार संपर्क में। भारतीय तटरक्षक के जहाज भी खोजबीन और बचाव अभियान में शामिल। तटरक्षीय जहाजों ने केरल, गोवा और लक्षद्वीप तटों के करीब से कई भारतीय नौका चालक दलों को सुरक्षित लाने में भूमिका निभाई। ICGS सम्राट दमन से 2 इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर एवं INS शिकरा से भारतीय नौसेना के एक सीकिंग हेलो ने MVGAL कंस्ट्रक्टर पर सवार 137 कर्मियों को सुरक्षित निकाला गया। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि हमारे देश को तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और हमारे किसानों को अच्छी किस्मों के बीज मुफ्त में मुहैया कराए जा सकें, इसके लिए भी एक फैसला लिया गया है। आइए संदर्भ में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं हमारे किसानों के हित के लिए, जानकारी के लिए दिखा देते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट।
योजना के तहत 8 लाख से ज्यादा सोयाबीन मिनी किट्स और 74,000 मूंगफली मिनी किट्स का वितरण किया जाएगा। खरीफ रणनीति 2021 से तिलहन के अंतर्गत अतिरिक्त 6,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र आएगा। विशेष खरीफ कार्यक्रम के माध्यम से 120,26,000 क्विंटल तिलहन और 24,36,000 टन खाद्य तेल के उत्पादन का अनुमान। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेतों में इस्तेमाल के लिए ज्यादा उपज वाली किस्मों के बीजों की उपलब्धता बढ़ाकर तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। 76 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से और 1,47,500 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करने के लिए सह रोपण के उद्देश्य से सोयाबीन के बीजों का वितरण। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 41 जिलों के लिए किया जाएगा वितरण। राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य तिलहन और ताड़ के तेल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाना और खाद्य तेलों के आयात में कमी लाना। बता दें किसान भाइयों बहनों आपको कि आगामी खरीफ सीजन के लिए डीएपी की सब्सिडी में लगभग 140% की वृद्धि कर दी गई है और ये किसान हितैषी एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। किस तरह से हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जानने के लिए दिखा देते हैं आपको ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद कीमतों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें खाद कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए। डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से 140% बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस प्रकार डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद इसे 1200 रुपए के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया है। प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है। हाल ही में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 60% से 70% तक बढ़ गई है। इसी कारणवश एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत अब 2,400 रुपए है, जिसे खाद कंपनियों द्वारा 500 रुपए की सब्सिडी घटाकर 1,900 रुपए में बेचा जाता है। आज के फैसले से किसानों को 1,200 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसान भाइयों बहनों इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि 20 मई को विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया और इस उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें सम्मिलित हुए कृषि आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा ने कुछ खास जानकारियां दी उन चुनौतियों के बारे में जिनका सामना करना पड़ता है हमारे मधुमक्खी पालकों को इसमें सफलता हासिल करने की दिशा में। आइए क्या है ये चुनौतियां, बताते हैं आपको। भारत की जो एक
घोषणा रही है कि हम किसानों की आमदनी 2022 तक कैसे दुगना करें। तो किसानों की आमदनी को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से एक पहचान की गई है कि जितने भी उससे जुड़े हुए व्यवसाय हैं उनको साथ में लेकर के चलने की ज़रूरत है, जिसमें कि चाहे हम मशरूम की खेती की बात करते हैं, चाहे मधुमक्खी पालन की बात करते हैं, या फिशरीज़ की बात करें, या डेयरी सेक्टर की बात करें, तो उन सब में जो है मधुमक्खी पालन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो इसीलिए स्थान रखता है क्योंकि उनका कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी फसलें हैं उनमें जो है इसका ये उत्पादन बढ़ता है जब मधुमक्खियों का समावेश होता है। उससे जो परागण की क्रिया है वो बढ़ती है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ करके कई जगह 1.5 से 2 गुना 3 गुना तक भी होता है। और सेब के केस में आप देखेंगे तो 15 गुना तक भी उत्पादन जो है उसका बढ़ जाता है जब हम उसमें मधुमक्खियाँ डालते हैं। तो पहली तो बात आती है कि मधुमक्खी जो है एक प्रकार से एक ऐसा कीट है, ऐसा छोटा कीट है जिसको एक नेचर ने जो है हमें उपलब्ध कराया है, जिससे कि परागण की क्रिया जो है सुनिश्चित हो, हमारा उत्पादन बढ़े, साथ साथ में वो रिटर्न में हमें हनी भी देते हैं। हनी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अन्य उत्पाद भी हैं जो कि बी हाइव से रिलेटेड हैं, जिसमें चाहे बी प्रोपोलिस की बात करते हैं, रॉयल जेली की बात होती है, इसके साथ साथ जो वेनोम होता है, जो बी वेनोम होता है उसको भी किया जाता है, बी वैक्स है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हाई वैल्यू कहा जाता है, जो एक प्रकार से जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। और आजकल के दिनों में जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड का टाइम है और पेंडेमिक का महामारी का समय है, इस टाइम में ये कहा जाता है कि हम अपनी जो इम्यूनिटी है, हम प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, तो उसमें हनी का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और यूनाइटेड नेशन ने सन 2017 में 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस के रूप में जो है इसको डिक्लेयर किया है। दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य है कि हम जो है जितने भी मासेस है लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में, हम ये अवेयरनेस कैसे लाएं जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मधु का उपयोग हो स्वास्थ्य की दृष्टि से, और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिले जिससे कि हमारे फसलों की गुणवत्ता बढ़े, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, साथ साथ में जो है किसानों की आमदनी भी साथ में बढ़े। तो अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे ले जाने की बात इसमें वर्ल्ड बी डे में कही जाती है। साथ में जितनी भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, इसकी बहुत सारी बी की भी बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को जो है हमें मैनेज करके रखना है, क्योंकि बहुत सारी जगह आप देख रहे होंगे पेस्टिसाइड प्रयोग होते हैं, उनका विपरीत असर जो है मधुमक्खियों पर रहा है, और इस तरह के बहुत सारे अन्य परजीवी या रोग जो है आ करके मधुमक्खियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो वर्ल्ड बी डे में ये भी अवेयरनेस है कि हम जितने भी मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों की अलग अलग जितनी प्रजातियां हैं, उनको कैसे जो है हम सुरक्षित रख सकें, और अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से उनको आगे तक पहुंचाएं कि जिससे कि उनकी सुरक्षा हो, उनका जो है एक तरह से बढ़िया ढंग से देख रेख हो सके। जैसे कि आप एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने ये भी कहा है कि अगर देश से जिस दिन मधुमक्खियां लुप्त हो जाएंगी उस दिन जो है देश, पूरे विश्व की जो खाद्य सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम मधुमक्खियों को जो है सुरक्षित रखें और उनको एक ऐसा सुरक्षित वातावरण दें जिससे कि उनकी बढ़ोतरी हो, और उससे एक वातावरण इकोलॉजी जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे। ये बात तो आ गई वर्ल्ड बी डे से संबंधित जो मैं बता रहा हूँ। अब दूसरी बात आती है जो आज आपने कार्यक्रम देखा, जिसमें गुणवत्ता की बात अक्सर कही गई है। हनी हमारे यहाँ काफ़ी उत्पादन होता है, लगभग हम लोग 1.25 लाख मीट्रिक टन हनी का उत्पादन भारतवर्ष में होता है, जिसमें से करीब करीब 60,000 मीट्रिक टन को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह बात आती है कि हम इसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं। गुणवत्ता पर कई बार प्रश्न चिन्ह भी लगता है। तो गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जांच करने के लिए हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए रीजनल लैब का जो आपने देखा, माननीय कृषि मंत्री जी ने आज उसका उद्घाटन किया, तो उस लैब से जो है बहुत सारे ऐसे सैंपल्स होंगे, उनकी पहले जांच की जाएगी, परख की जाएगी, और ये देखा जाएगा कि उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। जो उस मापदंड पर खरा उतरेगा जिसमें बताया गया कि FSSAI के 18 पैरामीटर हैं, उन 18 पैरामीटर्स पर उनकी जांच होगी। अगर वो उस पर खरे उतरते हैं तभी वो एक्सपोर्ट होंगे, और ना केवल एक्सपोर्ट होंगे, भारत की मार्केट में भी अच्छा उत्पाद बिकेगा, अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद बिकेगा। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है, मंशा है, वो यही है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके आए। ऐसी करीब करीब 5
रीजनल स्तर की प्रयोगशालाएं भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि इस तरह की अलग अलग रीजन में 5 बड़ी प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी, 100 छोटी प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। और वो एक प्रकार से ये होगा कि पूरा भारतवर्ष जो पूरी एग्रो इकोलॉजी है, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स जो बने हुए हैं, सभी को कवर करते हुए, जिससे कि किसानों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, हमारे मधुमक्खी पालकों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, वहीं से जो अपने सैंपल को भेज करके टेस्ट करा लें। तो ना केवल मधुमक्खी का जो टेस्टिंग की लैब है, इसके साथ डायग्नोस्टिक लैब भी बनाई जा रही है, जहाँ कोई परजीवी रोग, कीट, जो भी उसके शत्रु हैं, उनकी भी जाँच की जा सके, उनसे पता लगाया जा सके कहीं कोई ऐसा नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे हैं। तो डायग्नोस्टिक लैब्स, हनी टेस्टिंग लैब, इस प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर्स, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके सामने आ रहे हैं। और इसके लिए जो भारत के जो कृषि विभाग है, एक तरह से कृषि मंत्रालय है, इसके अंतर्गत नेशनल बी मिशन एक प्रोजेक्ट, नेशनल बी एंड हनी मिशन प्रोजेक्ट जो है चलाया गया है, जिसका संचालन नेशनल बी बोर्ड करता है। उसके अंतर्गत जो है इन सभी कार्यक्रमों का जो है संचालन किया जा रहा है। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक सफल किसान से। जानते हैं उनकी सफलता की दास्तान, कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। बीज माता के नाम से मशहूर महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे को देसी बीजों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। जिला कुंभालने के अंबेडकर नगर की रहने वाली राहीबाई ने अपने कच्चे घर में बीज बैंक बना रखा है। उनके पास दाल, मोटे अनाज और तिलहन के पुराने देसी बीजों के भंडार हैं। वे संस्थाओं की मदद से इसे किसानों को देती हैं। कुंभालने जिले की गिनती महाराष्ट्र के अति पिछड़े जिलों में होती है। राहीबाई यहाँ के किसानों को बिना किसी रसायन के प्रयोग की खेती सिखाती हैं और उन्हें पुराने बीजों से होने वाले फायदों के बारे में बताती हैं। उनका मानना है कि देसी बीजों से ही किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बस हवा और पानी की जरूरत होती है। वे अभी 35,000 किसानों के साथ काम करती हैं और इनके सहेजे गए बीजों से 32 फसलों की खेती हो रही है। उन्होंने बताया, 20 साल पहले जब मैंने पुराने बीजों को सहेजना शुरू किया था, तब मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंस रहे थे, लेकिन मैंने घर से मना कर दिया था कि बाजारों से मिलने वाले हाइब्रिड बीज से हम खेती नहीं करेंगे और न ही उस फसल को खाएंगे। 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मैं कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के नए तरीके सीखना चाहती थी। शुरू में सब्जियों की खेती पुराने बीजों से शुरू की। तब लोग कहते थे इससे कुछ पैदा नहीं होगा। राहीबाई पुरानी पद्धति और तकनीकी को ध्यान में रखकर जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही हैं। इन्होंने 50 एकड़ से भी ज्यादा भू संरक्षण कर उसमें कई तरह की सब्जियां और धान उगाने का काम किया है। राहीबाई सीड बैंक में पके हुए बीजों को सुरक्षित रखती हैं। ये बीज किसानों को कम सिंचाई में अच्छी फसल देते हैं। आदिवासी परिवार की महिला जिसने अपनी खेती से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन्होंने अपने बेमिसाल हौसले के बुनियाद पर अपने ही गांव की 3,500 महिलाओं को खेती से जोड़कर अपने पैरों पर खड़ा करने की ताकत दी है। अपने दुख दर्द भूलकर जिंदगी के इमारत की नींव रची है। राहीबाई सोमा पोपेरे का मानना है, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। यही कारण है मैंने बीजों के देसी किस्मों पर अधिक जोर दिया और सफलता हासिल की। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी चल रही है और साथ ही साथ लॉकडाउन का भी समय है। ऐसे में आप खेतों में जाकर किस तरह के कार्य कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हो। ICAR द्वारा कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर बताए गए हैं। आइए इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। एक तरफ खरीफ की तैयारी है और दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से बुआई के लिए जरूरी सामग्री बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एडवाइजरी किसानों का काम आसान कर सकती है। ये एडवाइजरी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी प्रमुख फसलों, पशुधन, मुर्गी पालन और मछली पालन के लिए है। कृषि के हिसाब से देश को 11 जोन में बांटा गया है।
एडवाइजरी जोन के हिसाब से ही जारी की गई है। कृषि के क्षेत्र में पंजाब का नाम पूरे भारत में है। यहाँ के लिए वैज्ञानिक कम अवधि और ज्यादा उपज वाली धान बोने की सलाह दे रहे हैं। नर्सरी बोने का काम 5 जून तक पूरा कर लें और रोपाई 20 जून से 5 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा किसानों को पानी की बचत के लिए सीधी बिजाई वाली किस्मों का चयन करना चाहिए, ये उनके लिए बेहतर रहेगा। राज्य में बासमती चावल की बुआई का सही समय 15 से 30 जून है। जो किसान गेहूं के खाली खेतों में धान बो रहे हैं और गेहूं में फास्फोरस डाल चुके हैं, वो धान में इसका इस्तेमाल ना करें। कपास का ज्यादा उत्पादन पाने के लिए बीटी कॉटन की PAU BT1 किस्म की बुआई करें। इसकी जगह PAU लुधियाना की ओर से सुझाई गई BT संकर किस्म भी चुन सकते हैं। मक्का के लिए लंबी और मध्यम अवधि वाली उन्नत किस्में बोई जा सकती हैं। बुआई जून के पहले हफ्ते तक पूरी कर लें। हिमाचल प्रदेश में दरमियाने और निचले पहाड़ी इलाकों में मक्का की बुआई का काम 15 जून तक पूरा कर लें। समय पर बुआई के लिए गिरिराज किस्म का चुनाव करें, जबकि पछेती फसल बोने के लिए बजोरा मक्का, बजोरा पॉपकॉर्न और बजोरा स्वीट कॉर्न बेहतर रहेगी। इनके अलावा संकर किस्में भी यहाँ के किसान बो सकते हैं। हिमाचल में धान की बुआई का सही समय 20 मई से जून के पहले हफ्ते तक है। इस दौरान ज्यादा उपज देने वाली APR 1068, HPR 2143, HPR RP 2421 सही रहेगी। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर आपके सामने कुछ नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।